प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत। तो लीजिए हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ की ओर बढ़ते हैं और आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए जो कंटेंट आपका है उस कंटेंट से जुड़ी जो मैं पेपर तो आपको करवा ही रहा हूँ। आपका 2018 वाला पेपर सोल्व कर रहा हूँ, अभी चल रहा है और प्रिपेयर होते ही मैं आपको दे दूँगा। और इस बीच जो आपके 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेकर आया हूँ। और आज खास तौर से मैंने ये जो अवकलन गणित है हायर एजुकेशन की डिफरेंशियल कैलकुलस, इसके अंदर से मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन आज लेकर के आया हूँ। तो आपको इनको जरूर देखना चाहिए। तो लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उच्च अवकलन गणित से जुड़े आपके आरपीएससी मैथमेटिक्स सेकंड ग्रेड और जो फर्स्ट ग्रेड वाले भी हैं उनके लिए भी। तो इसके अंदर सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन लिए, सारे क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप लिए हैं, जहां जरूरत पड़ेगी मैं उसको सोल्व कर दूंगा आपको, और आपको इसको जरूर पढ़ना चाहिए। आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें, आप शेयर भी करें अपने साथियों को, और CMPC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको मालूम है कि इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हमारा मोटिवेशन आपका सब्सक्राइब करना, आपका वीडियो को लाइक करना, साथियों को शेयर करना, ये सब हमें मोटिवेट करता है ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा काम करें। तो लीजिए आज की इस अवकलन गणित यानी कि हायर डिफरेंशियल कैलकुलस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है पेडल इक्वेशन का क्वेश्चन है। पदिक वक्र यानी पेडल कर्व जो P = FR के फॉर्म में होते हैं, पदिक वक्रों की वक्रता त्रिज्या रो के लिए इन चारों में से कौन सा सही है। आपके पास A, B, C और D चार ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए सभी के अंदर रो = R dr/dp, दूसरे वाले में रो = R dp/dr, रो = 2R dp/dr, और डी वाला ऑप्शन है रो = R² dr/dp। तो सभी एक जैसे ऑप्शन लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये रो = R dr/dp इसका करेक्ट आंसर है, ये वाला। ठीक है, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वक्र R = Fθ, ये आपके पोलर कर्व है। Fθ के लिए वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी। तो हमारे पास में चार ऑप्शन दे रखे हैं, और सीधा सीधा इसका जो मेन फॉर्मूला है वो फॉर्मूला इसके अंदर पूछा गया है। तो इसके अंदर भी ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, R² + D² R/d थीटा। देखिए यहाँ गड़बड़ हो गई है, dr/dθ होल स्क्वायर, और नीचे की टर्म है वो सभी के अंदर देखिए आप लगभग टर्म सब सेम है, खाली प्लस माइनस का फर्क कर रखा है। ठीक है, तो ये इसके अंदर आपके देखिए ये यहाँ स्क्वायर नहीं है, आप जानते हैं। तो ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। और ये अपने जो ध्रुवीय वक्रों की वक्रता त्रिज्या है, इसके अंदर हमें साई = थीटा + फाई के बेस पे करना है। तो पहले इसने देखिए 1/ρ = R² + 2 dr/dθ का होल स्क्वायर - RD² R/dθ² R² + dr/dθ का होल स्क्वायर पावर 3/2। ध्यान रखना ये 1/ρ है, और 1/ρ क्या होता है, 1/ρ वक्रता होता है, वक्रता। ठीक है ना, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है। एक तो वक्रता त्रिज्या और एक वक्रता, तो ये वक्रता का फॉर्मूला है। और रो को 1/ρ को अगर रिवर्स कर दिया जाए, ये ऊपर कर दिया जाए, नीचे कर दिया जाए, तो ये आपके क्या बन जाएगा, रो, जो कि आपके ये वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला है। ये रो = R² + dr/dθ का होल स्क्वायर पावर 3/2 R² + 2 dr/dθ होल स्क्वायर -RD² R/dθ²। तो ये आपको थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान रखना है। हमारा पहला जो क्वेश्चन था रो = R dr/dp, तो ये भी आपके देख लिए रो = R dr/dp, ये दे रखा है आपके पदिक वक्रों की वक्रता त्रिज्या। तो आपको ये फॉर्मूले थोड़ा सा ठीक से आपको देख लेने चाहिए, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको याद आ जाए। यहाँ आप ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 3, x अक्ष के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई, और क्वेश्चन नंबर 4 है y अक्ष के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई। ध्यान रखना दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे के पूरक टाइप है। x अक्ष के तीसरे क्वेश्चन के अंदर x अक्ष के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई
पहला ऑप्शन है पी क्यू इक्वल टू 2 रो साइन साई, बी पी क्यू इक्वल टू 2 रो साइन फाई, सी पी क्यू इक्वल टू 2 रो कोस फाई, डी पी क्यू इक्वल टू 2 रो कोस साई। देखिए सारे साई और फाई में है और साइन कोस है, ठीक है। और चौथा वाला क्वेश्चन है वाई अक्ष के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई, और इसके अंदर भी ऑप्शन बिल्कुल एज इट इज है। तो ये जो थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्स अक्ष के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई और वाई अक्ष के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई, ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। ये देखिए हमारे वक्रता वृत्त का जो समीकरण होता है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई बार होल स्क्वायर इक्वल टू रो स्क्वायर है। रो इसकी कर्व की वक्रता दी जाए, जहाँ x बार और y बार इसके वक्रता केंद्र के कोऑर्डिनेट है, जो x बार इक्वल टू एक्स माइनस वाई वन वन प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू और y बार इक्वल टू वाई प्लस वन प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू, ये इसके अंदर यूज कर रखा। हालांकि मैं इसके अंदर आगे बढ़ूंगा। वक्रता जीवा की लंबाइयाँ, तो अक्षों के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई। देखिए अक्षों के समांतर यानी ये जो आपका सर्कल है और ये टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट इसमें सही एंगल पर अपन जानते हैं। तो उस केस में P पर ये जो आपका P है PQRS, तो ये PQ जो है आपके एक्स अक्ष के समांतर वक्रता जीवा है, ध्यान देना, ठीक है। तो ये देखिए P एक्स अक्ष के समांतर वक्रता जीवा क्या आ गई, PQ इक्वल टू 2 रो साइन साई, ठीक है। तो ये आपके अंदर हमारा 2 रो साइन साई, पहला वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा, 2 रो साइन साई। जबकि वाई अक्ष के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई की बात करें तो ये PS दे रखा है, ठीक है। तो साइन की जगह कोस हो जाएगा। ये देखिए इसके अंदर आपके दूसरा वाला पोर्शन इसका वाई अक्ष के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई PS इक्वल टू 2 रो कोस साई। तो ये आपके इसके अंदर क्या बन जाएगा, 2 रो कोस साई, ये दे रखा है। देखो चौथा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, PS इक्वल टू 2 रो कोस साई, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से थोड़ा आपको दोनों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए। फिर आता है ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई पूछी है। ध्यान रखना ध्रुव की बात जैसे आती है तो ध्रुवांतर रेखा का इसके अंदर जरूरत पड़ती है, और ध्रुवांतर रेखा हमेशा फाई एंगल पर होती है, जो हम जानते हैं। यहाँ ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई इसके अंदर पूछी है PQ 2 रो साइन फाई, PQ 2 रो साइन साई, PQ 2 रो कोस फाई और PQ 2 रो कोस साई। यानी तीनों क्वेश्चन के अंदर लगभग सेम ऑप्शन डाल दी है, ठीक है। तो यहाँ पहली बात तो ये जो वक्रता जीवा की बात करें उसके आंसर साई में आएंगे, ठीक है ना, टेंजेंट के हिसाब से। जबकि ध्रुव वाली बात करेंगे, ध्रुव या ध्रुवांतर, तो उस केस में आंसर हमारा फाई वाला होगा। यानी इन सही वालों को दोनों को कैंसिल कर दो, हमारे A और C में से सही आंसर होगा। तो ये देखिए आपके ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई PQ इक्वल टू 2 रो साइन फाई है। तो ये आपके 2 रो साइन फाई, ये आपका A वाला ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। तो फिर PQ इक्वल टू 2 रो कोस फाई क्या है, ये ध्रुव के लंब है ना, ध्रुवांतर रेखा के लंब वक्रता जीवा की लंबाई जो है वो 2 रो कोस फाई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चारों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, आपको इनको जरूर याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, यदि y इक्वल टू fx n घात का समघात फलन हो तो निम्न में से असत्य है, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन x डेल स्क्वायर f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर f अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू n माइनस 1 डेल f अपॉन डेल एक्स। बी वाला ऑप्शन x डेल स्क्वायर f अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस y डेल स्क्वायर f अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ध्यान रखना सिमेट्रिक है बिल्कुल, और इधर n माइनस 1 डेल f अपॉन डेल वाई इक्वल के राइट लेफ्ट साइड में। यानी कि यहाँ डेल f अपॉन डेल एक्स और डेल f अपॉन डेल वाई आप सीक्वेंस देख लें, ठीक है। फिर सी वाला कह रहा है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 f। देखिए ये डी वाला कह रहा है उक्त सभी सही है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये चारों ऑप्शन इसके अंदर यानी कि तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये देखिए यदि f n घात का समघात फलन हो
तो ये आपके देखो ए, बी और सी हमारे तीनों ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान रखना इसमें जो हमारे वो कितनी घात का समघात फलन है इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो इस पर इसने कितनी बार हर पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं। आप इसको अच्छी तरह ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है, क्योंकि फंक्शन f किस घात का है वो हमें पता लगाना है, और वो n की वैल्यू अपन यहाँ पुट करते ही हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। जनरली इसकी वैल्यू पूछ जाती है तो इसकी वैल्यू अपन इधर n की वैल्यू पुट करते ही निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये तीनों जो है सही है, और ये तीनों ही मैंने इसके अंदर ऑप्शन में दिए हैं ताकि आपको याद हो जाए, और इसलिए छठे का ये डी वाला करेक्ट है, उक्त सभी सही है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ u इक्वल टू log x पावर 4 y पावर 4 अपॉन x प्लस वाई, देन वैल्यू ऑफ x डेल u अपॉन डेल x प्लस वाई डेल u अपॉन डेल y इज। ऑप्शन ए दे रखा है 3, बी 4, सी 1 और डी 0। ये क्वेश्चन जो है आपका पूरा का पूरा किससे होगा? ये आपके आयलर प्रमेय से होगा, ठीक है। कैसे होगा आयलर प्रमेय से? आप देखें, सबसे पहली बात तो आप इसको क्या करें, इस फंक्शन को x4 ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं अपॉन x प्लस वाई कर दें और इसको e पावर u कर दें, ठीक है। और उसके बाद में ये इसको u कर दिया। अब इसमें क्या करना है, आपकी जो आयलर प्रमेय क्या है वो है x डेल u बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल u अपॉन डेल वाई इक्वल टू n f, एक तरह से ऐसे होता है, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, आपको मतलब इसको आप u कर दें, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ पे क्या है, आपको x, इस पहली बात तो यहाँ अगर ध्यान से देखें तो आपके n की वैल्यू जो है ये 3 आ जाएगी, ऊपर पावर 4 है नीचे 1 है, तो n की वैल्यू आपके 3 आ गई, ठीक है। अब आप क्या करें, x इसको आप एज इट इज पढ़ा रहने दें, और डेल u यानी कि डेल बाई डेल x और u की जगह e पावर u प्लस y डेल अपॉन डेल y और u की जगह e पावर u और n और u की जगह क्या हो जाएगा e पावर u, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, ये आपके देख लीजिए x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y, और ये जो है n की जगह 3 है, और इस पूरे में आपके e पावर u बाहर आ जाएगा, e पावर u ये कैंसिल, तो देख लीजिए आपके कितनी आ गई इसकी वैल्यू 3। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके कोई से भी क्वेश्चन हो आपको बिल्कुल इसी पैटर्न पे करने हैं, और क्वेश्चन पूछे गए आयलर थ्योरम के, आप इसको ऐसे ही छोड़ नहीं सकते हैं, इसको ठीक से पढ़ लेना। मैंने आयलर थ्योरम का पहले भी अलग से कर रखा है, तो आप इसको जरूर कर लें ताकि क्वेश्चन आपका सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है फंक्शन y इक्वल टू साइन पावर पी एक्स कोस पावर पी एक्स मान होगा, मतलब ये मतलब किस पर इसका मान जो है वो मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम वैल्यू पूछी इसने। तो x की मतलब थीटा की किस वैल्यू के लिए, आप यहाँ थीटा लिख दें, इसमें दे दिया है, तो थीटा की किस वैल्यू के लिए आपके इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। टेन थीटा इक्वल टू रूट पी अपॉन क्यू, बी साइन थीटा इक्वल टू रूट पी अपॉन पी प्लस क्यू, कॉस थीटा इक्वल टू रूट क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। आपको इसके अंदर क्या करना है, देखिए थोड़ा सा एक इसमें आप लोग ले लें तो अच्छा होगा। तो ये जैसे क्या हो जाएगा, log ऑफ y इक्वल टू p log साइन थीटा प्लस q log कोस थीटा, इसको आप z मान लें। अब इसका अगर अवकलन करें आप थीटा के सापेक्ष, तो ये क्या हो जाएगा, जेड एज यानी कि थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं अपन इसके अंदर, तो ये क्या बन जाएगा आपके p एज इट इज रहेगा, और ये क्या बन जाएगा आपके कोट थीटा, प्लस ये क्या बन जाएगा आपके एज इट इज माइनस का, और ये बन जाएगा आपके क्या टेन थीटा, ठीक है। अब इसको आप ज़ीरो कर लें, और ज़ीरो करेंगे तो आपके इसमें जो आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन क्यू रूट के अंदर, ठीक है। अब अगर इस पर आप डबल डेज निकालेंगे तो ये आपके
इस वैल्यू पर मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। जेड एज डबल एज निकाले हैं तो वो आएगा नेगेटिव एट टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन क्यू। एग्जाम में आपको ये सब डबल निकालने की जरूरत नहीं, हमें एक आइडिया मिल जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू पी है, तो अब इसके अंदर सही ऑप्शन आपका डी वाला ऑल आर करेक्ट, क्योंकि अगर किसी समकोण त्रिभुज में ध्यान से अगर देखेंगे ये थीटा है और ये अगर आपके रूट पी है, ये रूट क्यू है, ठीक है, तो ये आपके क्या बनेगा पी प्लस क्यू। और इस हिसाब से आपके यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू देख लें आप, साइन थीटा की वैल्यू देख लें, ठीक है ना। तो साइन थीटा भी लंब बटा कर्ण ये आ रहा, कोस थीटा भी आधार बटा कर्ण ये आ रहा। तो इसलिए ये थीटा के तीन ही जो है हमारे करेक्ट हैं, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9, log x अपॉन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, जहाँ x 0 से इन्फिनिट है। ऑप्शन दे रखे आपके पास में a, b, c और d, 4 e, 1 अपॉन e, माइनस e और माइनस 1 अपॉन e। तो आपको इसके अंदर क्या करना है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसलिए हमें इसको जरूर करना चाहिए। आप इसको जेड डेज निकाल लें, तो जे मतलब x के रेस्पेक्ट अवकलन कर लें, तो देखो u अपॉन v से करेंगे इसको, तो 1 माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आप इसको 0 करेंगे तो आपके log x इक्वल टू 1 आ जाएगा, मतलब आपके ये x इक्वल टू क्या आ गया e। तो हमारा काम जो है लगभग कंप्लीट होने आया है। इसने कहा कि मैक्सिमम वैल्यू है, किस पर नहीं है, ठीक है, ये यूनिक है, ये e आ गया तो आप इसको आंसर ठोक दें, ये नहीं है। अभी अपने को इसका क्योंकि उच्चिष्ट है तो इसने ये पहले ही कह दिया है कि उच्चिष्ट तो हो गई है, ठीक है। आप भले जेड डबल डेज अगर नहीं भी निकालें तो भी ये नेगेटिव ही आएगा x इक्वल टू ई पर, किस पर, एट x इक्वल टू ई पर। तो अब आपको करना क्या है, आपको x की जो है ये x की वैल्यू आपको इस फंक्शन में रख लेनी है। तो z मैक्स इक्वल टू log e बेस e अपॉन नीचे भी e, तो आप देख लो क्या आया 1 अपॉन e, ये आंसर। मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन e, ये वाला बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको जरूर समझना चाहिए ताकि इसके अंदर आपको दिक्कत ना हो। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करा रखे हैं, ये सब क्वेश्चन करा चुका हूँ पहले। देखो ये क्वेश्चन जो दिया है इसके अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने यहाँ थोड़ा संशोधन कर दिया है, बी नहीं था यहाँ पे ए स्क्वायर था। तो ये दो चरों वाले जो उच्च निम्नलिखित है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पर इसमें जो आपका मैक्सिमम वैल्यू की जो होगी वो अपने सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखना 3a²। अब हुआ कैसे, इसकी कुछ थ्योरी है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एस और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू टी। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, मैंने हल्का सा ब्रीफ वापस ले लिया है। फिर इसके अंदर 3 केस बनते हैं। पहला वाला आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, आर लेस देन 0, तो एफ ए बी पर मैक्सिमम होगा। और बी आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, आर ग्रेटर देन 0, देन एफ ए बी पर मिनिमम होगा, न्यूनतम। और अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 है तो इस पर कोई एक्सट्रीम वैल्यू नहीं होगी। और अगर ये 0 आ जाता है पूरा, मान लो अगर 0 आ गया ये वाली चीज़, तो फिर अपने को आगे और चेक करना पड़ेगा, ठीक है, डबल अवकलन करके। तो एक तरह से इसको नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वैसे, ठीक है। तो अपन मैंने इसके अंदर क्या किया, ये देखिए, पहले इसके अंदर इसको पहले मैंने x के सापेक्ष और y के सापेक्ष अवकलन किया, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स, और इससे ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू ये निकाला, तो इससे भी ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, दोनों को इक्वल किया, तो इसके अंदर हमारे एक्स और वाई की सेम वैल्यू आ गई। फिर मैंने आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाला, तो इसके अंदर ये पॉजिटिव आ रहा है और इसलिए इस पर न्यूनतम वैल्यू इसके अंदर हो रही है, ये पूछे ये मिनिमम। तो अपने x और y की इक्वल टू अगर a रखा जाए तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो आप इसके अंदर क्या करें, x y की जगह दोनों की जगह a पुट कर दें, यहीं a पुट करें, यहीं a पुट करें, तो ये इसके अंदर आपके जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, a स्क्वायर u इक्वल टू, मतलब मिनिमम है ना, प्लस
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आपके क्या बन गया देखो 3a स्क्वायर। तो ये इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। देखिए इसके अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है तो मैंने भी थोड़ा ध्यान रखा है, मैं क्षमा चाहूँगा। यहाँ पर आपको क्यूब करना है और क्यूब करेंगे तो आपके यहाँ पर भी ये क्यूब हो जाएगा, बस बाकी फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है। आपके फाइनल वैल्यू इसकी 3a स्क्वायर आ जाएगी। तो ये आपके ये वाला करेक्ट है ऑप्शन सी वाला, आप इसको ठीक से समझ लें। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको ये RT माइनस एस स्क्वायर निकाल करके ही करना होगा। ये 3 पैटर्न आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सरल रेखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एन के कुल का अनवलोप है। अनवलोप पूछा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ए वाई स्क्वायर 4x, बी एक्स स्क्वायर 4ay, सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और डी वाला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो देखिए इसके अंदर खास बात लिखिए m प्राचल है, ठीक है। तो हमें इसका प्राचल के सापेक्ष यानी m के सापेक्ष अवकलन करके और दोनों से m का विलोपन करना है। तो इससे हमारे ये a वाला ऑप्शन करेक्ट है, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा सही आंसर। फिर चलते हैं हम 12वां क्वेश्चन, वक्र एक्स स्क्वायर अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 के कुल का अनवलोप, जहाँ एल्फा प्राचल है। तो यहाँ पर भी आपको देखिए ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको एल्फा के सापेक्ष इसका अवकलन करना है और दोनों से एल्फा का विलोपन करना। मैंने एक क्वेश्चन आपको उसमें करा रखा है, जब मैंने अनवलोप और इवोल्यूट्स यानी केंद्रज और अनवलोप करा है उसके अंदर करा रखा है। पहला ऑप्शन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस के, बी एक्स माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस के, सी ए व बी दोनों सही है और डी कोई नहीं। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है आपका, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो आपको इसको ठीक से समझना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से असत्य कथन है। पहला, किसी वक्र के अभिलंबों का अनवलोप उसका केंद्रज होता है। बी, वक्रता केंद्र का बिंदुपथ उसका केंद्रज होता है। सी, वक्र कुल के विचित्र बिंदुओं का बिंदुपथ अनवलोप का एक भाग होता है। और डी, वक्र कुल ए एल्फा स्क्वायर प्लस बी एल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 का अनवलोप बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाकी ये तीनों सही है। मतलब ये सही है और ये यानी कि असत्य माना जाएगा, ठीक है ना। ये इसके अंदर वास्तव में, अब मैं आपको ये चारों चीजें बताता हूं कि वास्तव में इसके अंदर सिस्टम क्या है। देखिए ये क्या लिखा है, किसी निर्दिष्ट कुल के किसी भी वक्र का कोई भी विचित्र बिंदु उसके अनवलोप पर होता है। एक बात तो ये विचित्र बिंदु वाली जो आपको याद रखनी है, हालांकि ये इसके अंदर नहीं दी है, इसी को इसने ये लिखा है कि किसी कुल के वक्रों के विचित्र बिंदुओं का बिंदुपथ अनवलोप का एक भाग होता है, ठीक है। ये देखिए तो ये सी वाला करेक्ट हुआ। फिर हम बात करते हैं दूसरी बात, ये सामान्यतः वक्रों के कुल का अनवलोप कुल के प्रत्येक एलिमेंट को स्पर्श करता है। एक आपने अभी यूज किया था कि जो C इक्वल टू ए अपॉन एम परवलय में होता है, स्पर्श करने की शर्त, जो परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इसकी अगर टेंजेंट होगी तो C इक्वल टू ए अपॉन एम होगा। तो हमने C इक्वल टू ए अपॉन एम रख करके इसकी टेंजेंट निकाली है और वो बात यही थी। फिर यहाँ वक्र कुल ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 का अनवलोप बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। यानी द्विघात समीकरण होता है अगर प्राचल के अंदर, तो उसका अनवलोप हम अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 से निकाल सकते हैं। ये जो ऑप्शन है यहाँ 4 आ रहा है और मैंने इसके अंदर यहाँ बी स्क्वायर माइनस ac 0 कर दिया, इसलिए ये डी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया है, रॉन्ग हो गया है, ठीक है। यहाँ 4ac करने से आपके द्विघाती समीकरण जो भी होते हैं आप उनका अनवलोप बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac से निकाल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं दो चीजें और है। देखिए एक तो ये जो इसने कहा कि किसी वक्र के अभिलंबों का अनवलोप उसका केंद्रज होता है, ठीक है। तो ये देखिए वक्र के अभिलंबों का अनवलोप वक्र का केंद्रज होता है, ये याद रखना है ताकि आपके मिस्टेक नहीं हो, ठीक है।
फिर दूसरी बात इसने एक और दी थी, किसी वक्रता केंद्र का बिंदुपथ उसका केंद्र होता है। तो ये भी अपने इसी के अंदर डेफिनेशन दे रखा है, इवोल्यूट का वक्र के वक्रता केंद्र का बिंदुपथ उसका केंद्र होता है। तो आप देख लीजिए, ये इससे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट थे मैंने आपको बता दिए, इन्वेलप और इवोल्यूट्स के। तो ये इसके अंदर आपको तीनों ही पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है ताकि इसका क्वेश्चन आपके सही हो जाए। चौथा वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए रॉन्ग हो गया है, लेकिन अगर हम इसके अंदर क्या चेंज करें, इसके अंदर b स्क्वायर इक्वल टू 4ac कर दें, ठीक है ना, तो ये इसके अंदर एनवेलप इससे निकल जाएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ये आपके आज मोस्ट जो 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको आज प्रेजेंट किए आपके लिए। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और आपको अगर ये पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए वास्तव में ये कुछ फ़ायदेमंद है तो आप इसको लाइक कर लें। आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें जो CMPC नाम से है। आप इस वीडियो को शेयर भी करें। आप CMPC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आगे और काम करते रहें आपके लिए। थैंक्स।